सर मैंने बात की समृद्धि की, और जब हम भारत की समृद्धि की कहानी देख रहे हैं तो उसमें हम शेयर बाजारों को अलग नहीं कर सकते। शेयर बाजारों का बहुत अहम रोल रहा है फाइनेंशियलाइजेशन करने में। आप इन दोनों को कैसे समझाना चाहेंगे लोगों को, और आप इन दोनों के बीच में कनेक्शन देखते हैं? इन्हें में क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो स्वाभाविक है कि पहले तो खुद का घर बनाए, थोड़े पैसे बैंक में जमा करें, फिक्स डिपॉजिट हो या सेविंग्स में, फिर इंश्योरेंस लें। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा 5, 10, 15, 20% तक आप स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हो। कई बार लोगों को लगता है कि जो निवेश करना इसका मतलब है कि सुबह खरीदना शाम को बेचना, वो निवेश नहीं होता, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है और आसान हो गया है आजकल मोबाइल के ज़रिए ट्रेडिंग करना भी, तो लोगों को एक उत्सुकता भी रहती है, भाव बढ़ गया, भाव घट गया, कोई टिप्स आती है, कोई फ़ोन पे बता देता है, व्हाट्सएप आते हैं, टीवी टेलीविज़न पे देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रखते हैं। तो और दूसरों को एक पैसे बनाते हुए देख के हमें भी एक पैसा बनाने की होड़ में हम चले जाते हैं। हकीकत यही है कि हमारे खुद के व्यापार है, हमारे खुद की नौकरियां हैं, वो चलती रहे। थोड़ा सा पैसा हम जो बचाते हैं जीवन निर्वाह खर्च करके, तो उसको हम ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से थोड़ा सा हमको और ब्याज मिले और कुछ बेहतरी हो, जिससे आगे परिवार का जो समृद्धि बढ़े उस, और अपने जो रिटायरमेंट है उसके लिए भी थोड़ा पैसा हम जमा कर सकें। तो उसको ये जो ट्रेडिंग में कई लोग बैठ जाते हैं, कई महिला को भी मैंने देखा है टीवी को देख करके, उनको लग रहा है कि हम एक्सपर्ट हो गए। आप एक्सपर्ट नहीं हो, और आप स्वाभाविक है कि आप पढ़ाई भी करते हो, अध्ययन करते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि जैसे कोई डॉक्टर जब कोई बीमारी होती है तो मैंने सर दर्द हो गया तो पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन उसके बाद ज़्यादा सर दर्द होता है तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको कोई जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या म्यूचुअल फंड हो या पोर्टफोलियो मैनेजर है, अच्छे लोगों को ढूंढकर उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंस का भी मामला है वो आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, काफ़ी इन अ वे अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसलिए हमें किसी न किसी की सलाह लेनी चाहिए। उनके स्वाभाविक है कि पैसे अपने तो करना तो हमको ही है, हमें उसको बचाना है, उसको वृद्धि करनी है परिवार के लिए, और उसको काम पे लगाना है। लेकिन ये भी ना हो कि कई और अनजाने में जाने में हम कहीं पैसे व्यर्थ गवा दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में स्वाभाविक के पिछले 10 साल में, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी समृद्धि आई है। स्टॉक मार्केट जो करीब मोदी जी ने जब टेक ओवर किया 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का 67 लाख करोड़ था, आज 460 लाख करोड़ है, तो 7 से अधिक गुना बढ़ा है। जो नंबर ऑफ निवेशक थे, यूनिक इन्वेस्टर, करीब 1.67 करोड़ थे, आज करीब 12 करोड़ हो गए, 12 करोड़ से ऊपर, तो उसमें भी 7 गुनी बढ़ोतरी हुई। तो 7 गुना 11 साल में बढ़ना आसान नहीं है कोई भी देश के लिए। तो प्रगति के साथ लोगों का एक भरोसा भी स्टॉक मार्केट पे बढ़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ भी रहे। उसका ये भी मतलब है कि भारत एक तरह से मिडिल क्लास बन रहा है। जब आपके पास घर हो, थोड़ी सुविधाएं हो, स्कूटर हो, कार हो, साइकिल हो, उसके बाद जब आप बैंक में पैसे डालते हो, इंश्योरेंस करते हो, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में आते हो, तो स्वाभाविक है कि आप 12 करोड़ व्यक्ति, 9 करोड़ घर, 3 करोड़ महिलाएं आज भारत में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। 25% घर आज भारत में NSE के जरिए स्टॉक मार्केट निवेश करते हैं, और करीब भारत की जितनी भी संपत्ति है, करीब मानी जाती है 15 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें से 1/3 भाग जो आज स्टॉक मार्केट का है। भारत ने स्टॉक मार्केट में उतना निवेश नहीं किया 1/3, लेकिन उसमें जो धन वृद्धि हुई है बहुत अद्भुत हुई है। तो इसकी वजह से एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें प्रेरित हो रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों ने, हमारे मित्रों ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के उनको ज़्यादा एक तरह से धन वृद्धि हुई। फिक्स डिपॉजिट में या कोई और जगह पे लगा के उतनी ज़्यादा धन वृद्धि नहीं हुई पिछले 5, 10, 15, 20, 30 सालों में। तो इसलिए ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उसमें फिर गुमराह भी हो जाते हैं। तो ये जो है आसान काम नहीं है, एक बैलेंस रखना होगा। हाँ, आपका कहना है कि आपका काम है कमाइए, बचाइए, अपनी जो जरूरतें उसे पूरा कीजिए, फिर कुछ पैसा लगाइए, लेकिन संभल कर, एक एडवाइजर के साथ लगाइए, सोच कर समझ कर निवेश कर।
ओके तो ये आपकी जो टैगलाइन है, ये जो है सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टेक अवे है। सर अब मैं छोटे इन्वेस्टर्स पर आपसे पूछना चाहूंगी। सेबी ने सख्ती की पिछले 1 साल में, आप लोगों ने भी अपने लेवल पर बहुत सारे चेंजेस किए, तो एफएनओ को लेकर के जो जिस तरह से इन्वेस्टर्स आ रहे थे, क्या आपने देखा है सेबी की सख्ती के बाद आप लोगों ने भी जो कदम उठाए उसके बाद कुछ घटा है उनका पार्टिसिपेशन, या अभी भी रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ से उसी तरह प्रभावित हो रहे हैं? लग रहा है बस आज डालो पैसा और कल जो है आप डबल ट्रिपल कमा रहे होंगे। मेरा यही मानना है पहले से कि जो डेरिवेटिव्स अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको जो ट्रेंड लोग हैं उसी को यूज़ करना चाहिए, नहीं कि हर एक व्यक्ति उसको यूज़ करे। जैसे हम आज कोई व्यक्ति को कार चलानी है तो उसको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको लाइसेंस की एक अभ्यास करवाते हैं, उसका फिर टेस्टिंग करते हैं, उसको फिर लाइसेंस देते हैं, उसके बाद वो चला सकता है। तो वैसे ही अदरवाइज वो खुद को भी नुकसान में डालेगा, मैंने खुद के ऊपर भी एक्सीडेंट कर देगा, दूसरों को भी करेगा। तो वैसे ही डेरिवेटिव्स की बात है कि डेरिवेटिव्स अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए सभी सक्षम नहीं है, सभी ट्रेंड नहीं है, और आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो ऐसे जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हमें इन्वेस्ट उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि जब रिटेल इन्वेस्टर हम कहते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर डेरिवेटिव्स में कतई नहीं आएगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, उसको ट्रेडर कहेंगे। जो रिटेल ट्रेडर है वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर तो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो ट्रेडर है उनको भी इन्वेस्टर कह के क्योंकि इन्वेस्टर को हमें बचाना है, उनको हमें सहारा देना है, जबकि ट्रेडर को पता है कि वो पैसा गंवा भी सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो सेबी ने जो कदम उठाया पिछले 1-2 सालों में वो अच्छे हैं। रिटेल निवेशक को डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और उससे नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स कम हुए। पहले करीब जो पीक में थे 40-45 लाख लोग महीने में ट्रेड करते थे, आज 20-22 लाख ट्रेड हो गए, तो करीब 50% संख्या जो कम हुई है। लेकिन और भी जो मिनिमम फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कौन इस मार्केट में डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकता है, उनका नेटवर्थ क्या होना चाहिए, उनकी जो टैक्स कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, जिससे पता चले कि वो पर्सन कैपेबल है कि नहीं, उससे जो लॉस हो सकता है उसको हैंडल करने के लिए, और उसकी ट्रेनिंग मिनिमम हुई है कि नहीं, वो जो रिस्क को समझते हैं कि नहीं वो डेरिवेटिव्स के, तो उन्हीं लोगों को हमें डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने की अनुमति देनी चाहिए। आपने जो अभी एफएनओ को लेकर के कहा, तो क्या हमको आने वाले समय में हम कुछ और रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे, कुछ और कर्ब्स देख सकते हैं, या होने चाहिए? आप यू फील कि कुछ और कर्ब्स लाने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से आने चाहिए। अब कब आते हैं, किस But you feel the need कि यहाँ हाँ, पर? कि अभी तो शुरुआत है। भारत में जो निवेशकों की संख्या बढ़ी है और उनको हमें निवेश करवाना है, नहीं कि ट्रेडिंग करवाना है। ट्रेडिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, जो एक्सपर्ट है वो करे, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है, वो हकीकत है। और लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं है। आप अपना काम छोड़ के मोबाइल पे हर सेकंड में वो उसी पे ध्यान देते हो तो सही बात नहीं, क्योंकि आपका जो काम है वो अलग है।